नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 पोषण संबंधी पूरकों के प्रति चिकित्सकों का पूर्वाग्रह। जब मैं अपने चिकित्सा अभ्यास के पहले वर्षों पर विचार करता हूं, तो मुझे पोषण संबंधी पूरकों के प्रति अपने पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से याद आते हैं। इसलिए जब डॉक्टरों के बुनियादी पूर्वाग्रह को समझने की बात आती है, तो मुझे खुद से आगे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरी पिछली भावनाएं आज चिकित्सा अभ्यास करने वाले अधिकांश चिकित्सकों की भावनाओं से बहुत अलग नहीं हैं। मुझे याद है कि मैं अपने मरीजों से कहता था कि अगर वे स्वस्थ आहार लें तो उन्हें अपने भोजन से वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है। आप बस अपने स्थानीय किराने की दुकान पर जाएं और सही तरह का भोजन खरीदें, और आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, मैं जोर देकर कहता था। विटामिन लेना पैसे की बर्बादी है। अगर इससे उन्हें यकीन नहीं होता, तो मैं 1 या 2 अध्ययन साझा करता जो किसी विटामिन को हानिकारक बताते हैं। मुझे याद है कि नकारात्मक अध्ययन वास्तव में विटामिनों पर एकमात्र ऐसे थे जिनके बारे में मुझे वास्तव में जानकारी थी। आखिरकार जब आम मीडिया या मेडिकल पत्रिकाओं में नकारात्मक अध्ययनों का प्रचार किया जाता था, तो मैं खुद से कहता था, देखो, तुम उन विटामिनों के बारे में बिल्कुल सही थे। ये शर्म की बात है कि इन धोखेबाजों ने मेरे मरीजों के साथ इस तरह के घोटाले किए हैं। विटामिनों के बारे में मेरा विचार बदलने का एक कारण हमारे आहार की गुणवत्ता भी है। विशिष्ट अमेरिकी आहार। मुझे अभी यही एक बात कबूल करनी है, मैंने वास्तव में एक फास्ट फूड रेस्तरां में खाना खाया है। ठीक है, अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं बता दूं कि मैंने एक बार खाया था। बिग मैक, फ्रेंच फ्राइज, एक बड़ा कोक सुपर आकार सामान और एक गर्म सेब पाए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वह वर्षों पहले था। तब से मैंने खाने के बारे में कुछ चीजें सीखी हैं। एक का विचार। क्या आपने खुद को किसी ऐसे काम पर हंसते हुए पाया है जिसे हम सभी ने स्वीकार करने की इच्छा से अधिक बार किया है? इस ज्ञान के बावजूद कि फास्ट फूड हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले ईंधन के लिए सबसे खराब बहाना है, हम अपने भविष्य के स्वास्थ्य के नुकसान के लिए अपनी मेहनत की कमाई का भुगतान करने के लिए फ्रायर वेट के पास लाइन में खड़े रहते हैं। दोस्तों, जानना और करना 2 अलग अलग हकीकतें हैं। वजन कम करने और स्वस्थ भोजन करने के लिए हम जितनी दिखावटी बातें करते हैं, हकीकत में ऐसा हो ही नहीं रहा है। व्यक्ति कबूल कर रहा है। सामान्य अमेरिकी आहार में हमारी लगभग 40% कैलोरी वसा से आती है, और इसमें से अधिकांश संतृप्त वसा खराब चीज है। मेडिकल जर्नल पीडियाट्रिक्स के सितंबर 1997 अंक में बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 1% बच्चों को उनके आहार से आवश्यक पोषक तत्वों का उचित आहारीय स्तर मिलता है। न केवल बच्चों को उनके विकास के लिए उचित पोषण नहीं मिल रहा है, बल्कि वे बचपन में खाने की खराब आदतें विकसित कर रहे हैं जो आमतौर पर उनके वयस्क होने तक बनी रहती हैं। इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है कि इनमें से कितने युवा किशोरों में पहले से ही पूर्ण विकसित इंसुलिन प्रतिरोध है। दूसरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पोषण सर्वेक्षण ने 12,000 अमेरिकी वयस्कों और उनके खाने की आदतों का मूल्यांकन किया। यहाँ उनके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। 17% आबादी कोई सब्जी नहीं खाती थी। आलू और सलाद को छोड़कर 50% आबादी ने कोई सब्जी नहीं खाए। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल आधी आबादी ही बगीचे की सब्जियां खाती है। केवल 41% ने किसी फल या फलों के रस का सेवन किया। केवल 10% आबादी ही एक दिन में कम से कम 5 सर्विंग फल और सब्जियां खाने के यूएसडीए दिशानिर्देश को पूरा करती है। अफ्रीकी अमेरिकियों में से केवल 5% ने अनुशंसित मात्रा में खाना खाया।
भले ही चिकित्सक और पंजीकृत आहार विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि हम रोजाना फलों और सब्जियों की कई खुराक लें, लेकिन हमारे समाज में इनकी कमी हो रही है। यह अध्ययन हमें दिखाता है कि अगर हम फ्रेंच फ्राइज और बेक्ड आलू को छोड़ दें, तो आधी से अधिक आबादी कोई भी सब्जी नहीं खा रही है। इससे भी बदतर, लगभग 60% आबादी कोई फल नहीं खा रही है। सच में अमेरिकी स्वस्थ आहार नहीं खा रहे हैं, भले ही वे शर्त लगाते हैं कि क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के 50% से अधिक लोग अब उच्च ग्लिसरीन 8 माने जाते हैं। जब आप इन लाभकारी आदतों को अध्याय 14 में चर्चा किए गए उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ते हैं, तो यह कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे पास अमेरिका में इंसुलिन प्रतिरोध और मधुमेह की महामारी है। अगर मैं आपको चुनौती दूं कि आप बाहर जाएं और 2 सप्ताह तक कोई सफेद ब्रेड, सफेद आटा, पास्ता, चावल और आलू न खाएं, तो आप जल्दी से समझ जाएंगे कि इतने सारे लोगों 80 मिलियन से अधिक अमेरिकियों ने इंसुलिन प्रतिरोध विकसित किया है, जिसे सिंड्रोम एक्स के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में भोजन की गुणवत्ता। पृथ्वी पर किसी भी अन्य देश ने पिछले आधी सदी में अमेरिका जितना प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन नहीं किया है। लेकिन जब आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे भोजन की गुणवत्ता को देखते हैं, तो निश्चित रूप से चिंताएं होती हैं। आज हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन और संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं ने इस विशाल खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डाला है। रेक्स बीच ने अमेरिकी सीनेट को अपनी रिपोर्ट में लिखा, क्या आप जानते हैं कि आज हम में से ज्यादातर लोग कुछ खतरनाक आहार कमियों से पीड़ित हैं, जिन्हें तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि जिस मिट्टी से हमारा भोजन आता है, उसमें उचित खनिज संतुलन नहीं लाया जाता। चिंताजनक तथ्य यह है कि खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां और अनाज अब लाखों एकड़ जमीन पर उगाए जा रहे हैं, जिनमें अब कुछ खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और हम चाहे जितना भी खाएं, भूख से मर रहे हैं। बीच ने यह बयान 1936 में दिया था, और सीनेट में बीच की याचिका के बाद से लगभग 70 वर्षों में हमारे देश की खराब होती मिट्टी को सुधारने के लिए बहुत कम काम किया गया है। वास्तव में आज स्थिति इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा खराब है। 5 प्रमुख खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फोरस और पोटेशियम और कम से कम 16 ट्रेस खनिज इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। पौधे खनिजों का निर्माण नहीं कर सकते, उन्हें मिट्टी से अवशोषित करना चाहिए, और अगर हमारी मिट्टी में ये खनिज नहीं है, तो हमारे पौधों में भी ये नहीं होंगे, और उनके पास नहीं है। क्यों? जैविक उर्वरक जिनमें ये खनिज होते हैं महंगे हैं और उन्हें प्राप्त करना मुश्किल है। अमेरिकी किसान उर्वरकों का उपयोग करके अपनी लागत का प्रबंधन करते हैं, जो मिट्टी को केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भर देते हैं, जिसे एनपीके कहा जाता है। अनाज और उपज को नुकसान पहुंचाता है, हालांकि फसलें अन्य सभी आवश्यक खनिजों में कमजोर रहती हैं। दुर्भाग्य से अमेरिकी कृषि के पीछे अर्थशास्त्र ही प्रेरक शक्ति है, जिसके कारण किसान अपने द्वारा काटे गए भोजन की पोषक सामग्री की तुलना में प्रति एकड़ बुशेल के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं। हमारे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और 1 या 2 पीढ़ी पहले के खाद्य पदार्थों की तुलना में इसकी गिरावट के बारे में बहुत कम लोग बहस करेंगे। संकर अनाज, सब्जियां और फलों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। ये संकर बीज बड़े, सुस्वादु उत्पाद पेश करते हैं जो रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। हालांकि संकर की पोषक सामग्री उनके प्राकृतिक समकक्षों की तुलना में काफी कम है। किसान को प्रति एकड़ बुशेल के हिसाब से भुगतान किया जाता है, उसकी उपज की गुणवत्ता के लिए नहीं। कृषि भी एक मांग और राजनीतिक रूप से आरोपित उद्योग बन गया है। पोषण की हमारी आवश्यकता के बावजूद किसानों के लिए अंतिम लक्ष्य आजीविका कमाना है, और संकर इसे संभव बनाता है। विशेष परिवहन और भंडारण तकनीकों के कारण विकसित उद्योग पूरे वर्ष देश भर में फलों और सब्जियों की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध कराने में सक्षम रहा है। विविधता अच्छी है, लेकिन ये बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
ग्रीन हार्वेस्टिंग का मतलब है कि फलों और सब्जियों को उनके परिपक्व होने से पहले ही तोड़ लेना। लंबी दूरी तक खाद्य पदार्थों को भेजने के लिए कोल्ड स्टोरेज और अन्य संरक्षण विधियों की आवश्यकता होती है, जिससे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हमारा भोजन भी अत्यधिक संसाधित होता है। उदाहरण के लिए, सफेद ब्रेड बनाने के लिए हमारे आटे की शोधन प्रक्रिया में 23 से अधिक आवश्यक पोषक तत्व निकल जाते हैं, जिनमें से मैग्नीशियम सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा खाद्य उद्योग फिर इनमें से लगभग 8 पोषक तत्वों को हमारी ब्रेड में वापस डाल देता है और इसे समृद्ध कहता है। क्या आप जानते हैं, सफेद आटा बनाने की प्रक्रिया में अनाज के बाहरी भाग से रोगाणु को निकालने से हमें आटे के 80% से अधिक मैग्नीशियम की हानि होती है। हमारे मांस के प्रसंस्करण से 50 से 70% विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। शीत भंडारण से कीनू के 50% तक विटामिन C नष्ट हो जाता है। सिर्फ एक सप्ताह तक संग्रहित शतावरी अपने 90% गुण खो सकती है। विटामिन C, यह एक तथ्य है कि हमारे भोजन में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की काफी कमी होती है, भले ही हम उन्हें खरीदते समय ही क्यों न हो। हालांकि जिस तरह से हम अपना भोजन तैयार करते हैं वह शायद बहुत ही खराब है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि देर से पकाना, ताज़ा भोजन तैयार करने में देरी तथा भोजन को फ्रीज करना कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे भोजन का पोषण मूल्य नष्ट हो जाता है। ताज़ा सलाद और कटी हुई सब्जियां और फल यदि 3 घंटे से अधिक समय तक रखे रहें तो उनका मूल्य 40 से 50% तक कम हो जाता है। विटामिन C गर्मी और सर्दी दोनों के प्रति संवेदनशील होता है तथा लंबे समय तक भंडारण से इसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। भोजन तैयार करने से फोलिक एसिड में काफी कमी आती है। मांस को फ्रीज करने से 50% से अधिक बी विटामिन नष्ट हो सकते हैं। हमने अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के साथ शुरुआत की, जिसे NPK उर्वरकों ने और भी बदतर बना दिया। फिर संकर अनाज आए, जिससे पोषक तत्वों से रहित खाद्य पदार्थ पैदा हुए। आधुनिक प्रसंस्करण और खाद्य भंडारण ने हमारे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को और भी कम कर दिया। फिर हम इन खाद्य पदार्थों को घर ले जाते हैं और भंडारण और तैयारी के कारण और भी अधिक कमी पैदा करते हैं। ये सभी अच्छे ठोस तर्क देते हैं कि हमें अपने आहार में उच्च पोषण वाले पूरक क्यों शामिल करने चाहिए। गुणवत्ता, हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि ये प्राथमिक कारण नहीं है जिनके लिए मैं पोषण संबंधी पूरकता के उपयोग की सलाह देता हूँ। हालांकि ये स्थितियां हमारे अमेरिकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हुई हैं, लेकिन पोषण के बारे में हमारी समझ उतनी ही या उससे भी ज्यादा हानिकारक रही है। हमें RDAS अनुशंसित दैनिक भत्ते के अर्थ पर फिर से विचार करना चाहिए। इष्टतम स्तर बनाम RDA स्तर। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अनुशंसित दैनिक भत्ते कैसे विकसित किए गए थे। RDA की शुरुआत 1920 और 1930 के दशक की शुरुआत में 10 आवश्यक पोषक तत्वों की न्यूनतम आवश्यकताओं के रूप में हुई थी जो हमें तीव्र कमी वाले रोगों से बचने में मदद कर सकते थे। ये स्कवी, विटामिन C की कमी, रिकेट्स, विटामिन D की कमी और पेलाग्रा, नियासिन की कमी जैसी बीमारियां हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप विटामिन C, विटामिन D और नियासिन के लिए RDA का सेवन करते हैं, तो आपको इनमें से कोई भी बीमारी नहीं होगी। बेशक, सुझाए गए दैनिक भत्ते ने अपना काम कर दिया है। अपने 3 दशकों के नैदानिक अभ्यास में मैंने इनमें से एक भी बीमारी नहीं देखी है। वे अभी भी होते हैं, लेकिन वे दुर्लभ हैं। वास्तव में रोग नियंत्रण केंद्र अब इन बीमारियों को ट्रैक भी नहीं करता है। विकास। RDA में शामिल पोषक तत्वों की सूची अगले 2 दशकों में बढ़ी और 1950 के दशक की शुरुआत में RDAS की परिभाषा का विस्तार सामान्य विकास और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को शामिल करने के लिए किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि RDA उपयोगी साबित हुए हैं, अधिकांश चिकित्सक और आम लोग RDA मानकों को जितना महत्व देना चाहिए, उससे अधिक महत्व देते हैं।
इसका एक कारण यह है कि अमेरिकी सरकार ने सभी खाद्य और पूरक लेबलों पर RDAS के अनुसार प्रतिशत देने की मांग की है, लेकिन वर्षों के अध्ययन के बाद मैं ये जान गया हूँ कि पूरक आहार का दीर्घकालिक अपक्षयी रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यह एक सर्वोपरि सत्य है। RDA का दीर्घकालिक अपक्षयी रोगों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि यह एक सरल सत्य किसी भी अन्य तथ्य की तुलना में पोषण संबंधी पूरकता के स्वास्थ्य लाभों के बारे में अधिक भ्रम का कारण है। चिकित्सक पोषक तत्वों का वह स्तर है जो शरीर द्वारा इष्टतम स्वास्थ्य के लिए लिया जाता है। ये गलत धारणा चिकित्सकों, पंजीकृत आहार विशेषज्ञों, पोषण विशेषज्ञों और स्वास्थ्य देखभाल पूरकता समुदाय द्वारा सामान्य रूप से पोषण के प्रति इस तरह के प्रतिरोध को दिखाने का मुख्य कारण है। जब आप ऑक्सीडेटिव तनाव और इसे रोकने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में चिकित्सा साहित्य खोजते हैं, तो पोषण संबंधी पूरकता का स्तर RDA स्तरों से काफी अधिक होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण विटामिन ई है। विटामिन ई की अनुशंसित दैनिक खुराक 10 यू है और कुछ अनुसूचियों में 30 यू जितनी अधिक है। औसत अमेरिकी आहार में 810 यू होते हैं। चिकित्सा साहित्य के अनुसार आपको पूरकता में 100 यू विटामिन ई का सेवन करने तक कोई स्वास्थ्य लाभ दिखाई नहीं देता है। ये स्वास्थ्य लाभ 400 यू और उससे भी अधिक तक बेहतर होता हुआ प्रतीत होता है। अधिकांश चिकित्सक जो पूरकता को समझते हैं, विटामिन सी के लिए RDA 60 मिलीग्राम है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चर्चाओं से पता चलता है कि इसे बढ़ाकर 200 मिलीग्राम प्रतिदिन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर चिकित्सा साहित्य से पता चलता है कि स्वास्थ्य लाभ होने से पहले हमारे शरीर को कम से कम 1000 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। 2000 मिलीग्राम तक पहुंचने पर यह लाभ और भी बढ़ जाता है। मैं सभी प्रमुख पोषक तत्वों को देख सकता हूं और चिकित्सा साहित्य में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए दिखाए गए इष्टतम स्तरों को सूचीबद्ध कर सकता हूं। प्रत्येक मामले में RDA से कोई संबंध नहीं है। फिर से, अनुशंसित दैनिक भत्ते का पुरानी अपक्षयी बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है। पोषक तत्वों के इन इष्टतम स्तरों को प्राप्त करने के लिए हमें कितना भोजन करना होगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए तालिका 1 देखें। तालिका 1 पोषक तत्वों के इन इष्टतम स्तरों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भोजन की मात्रा। विटामिन ई 450 यू, 33 पालक, 27 पाउंड मक्खन, 80 मध्यम आकार के एवोकाडो, 80 आम, 2 पाउंड सूरजमुखी के बीज, 23 कप गेहूं के बीज, 1.5 क्वार्ट मकई का तेल, विटामिन डी 600 AU, 22 बड़े अंडे की जर्दी, 6 कप फोर्टिफाइड दूध, 30 बड़े चम्मच मार्जरीन, 15 औंस झींगा, विटामिन सी 1300 मिलीग्राम, 17 मध्यम आकार के कीवी फल, 16 मध्यम आकार के संतरे, 160 मध्यम आकार के सेब छिलके सहित, 10.5 कप ताज़ा संतरे का रस, 16 कप कच्ची कटी हुई ब्रोकली, फोलेट 1 मिलीग्राम, 3.8 कप पका हुआ शतावरी, 4 कप काली मिर्च बीन्स, 20 मध्यम आकार के संतरे, 10 कप ब्रसेल्स स्प्राउट्स, 3.8 कप पका हुआ पालक, विटामिन B6 27 मिलीग्राम, 41 मध्यम आकार के केले, 38 मध्यम आकार के पके हुए आलू छिलके सहित, 77 कप दाल, 15 पाउंड चिकन ब्रेस्ट, 18 कप गेहूं के बीज, राइबोफ्लेविन 27 मिलीग्राम, 22 औंस बीफ लिवर, 16 कप लोफैट दही, 9 दर्जन अंडे, 3.25 गैलन लोफैट दूध, 64 कप पका हुआ पालक, थियामिन 27 मिलीग्राम, 135 कप ब्राउन राइस, 2 पाउंड हैम, 3 पाउंड सूरजमुखी के बीज, 64 कप हरी मटर, 12 कप गेहूं के बीज। भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों के इन इष्टतम स्तरों को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। यदि आप किसी पुरानी अपक्षयी बीमारी के विकास के अपने जोखिम को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपने आहार को पूरक करना चाहिए। आप ये सोचकर राहत की सांस ले सकते हैं, ओह अच्छा, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं
मल्टीविटामिन लें, अभी आराम न करें। रोजाना मल्टीविटामिन लेने से आप अपक्षयी बीमारी से भी नहीं बच सकते। मल्टीविटामिन मुख्य रूप से आरडीए पर आधारित होते हैं। मेडिकल साहित्य में ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के बारे में कोई संदर्भ मिलना दुर्लभ है जो केवल मल्टीविटामिन ले रहे हैं। यदि आप इस पुस्तक में वर्णित पुरानी अपक्षयी बीमारियों को रोकना या धीमा करना चाहते हैं तो आपको उच्च गुणवत्ता वाले एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों की महत्वपूर्ण मात्रा लेनी चाहिए। अगला स्पष्ट प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या इन इष्टतम स्तरों को लेना सुरक्षित है। एक चिकित्सक के रूप में जो हमेशा इस बात से आश्वस्त नहीं था कि पूरक लेना एक अच्छा विचार है, मैं अक्सर अपने रोगियों के साथ ऐसे खतरों पर चर्चा करता था। मुझे यकीन है कि आपका चिकित्सक कुछ अध्ययनों का हवाला दे सकता है जो खतरे दिखाते हैं। निश्चित रूप से हैं। हम पूरक लेते हैं, इन पर विस्तार से चर्चा करें। पोषण संबंधी पूरकों के खतरे बनाम सुरक्षा। इस पुस्तक में मैंने ऐसे चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो अपक्षयी रोगों की रोकथाम और या उनकी प्रगति को धीमा करने में पोषण संबंधी पूरकों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं। इन पूरकों को इस उद्देश्य के लिए प्रभावी होने के लिए हमें इन्हें जीवन भर लेना चाहिए। हम उन्हें आरडीएस की तुलना में बहुत अधिक स्तरों पर उपयोग करना चाहेंगे, और हम पहले से ही एक अस्वस्थ आबादी है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ये पोषक तत्व किसी भी विषाक्त प्रभाव से लगभग मुक्त हों और मजबूत खुराक में उपयोग के लिए सुरक्षित हों। एंटीऑक्सीडेंट निश्चित रूप से सुरक्षित है जब उन्हें सही तरीके से लिया जाए। पोषण संबंधी पूरक केवल पोषक तत्व हैं जो हमें अपने भोजन से मिलते हैं, केवल सामान्य खाने से अधिक स्तर पर। दूसरी ओर फार्मास्यूटिकल दवाओं में कुछ पुरानी बीमारियों को रोकने में कुछ नैदानिक लाभ हो सकते हैं, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से रोगी के लिए जोखिम पैदा करते हैं। हर बार जब कोई चिकित्सक कोई दवा लिखता है, खास तौर पर अगर वह किसी पुरानी बीमारी के इलाज के लिए हो, तो उसे उस दवा के इस्तेमाल से होने वाले संभावित खतरे के बारे में बताना चाहिए। डॉक्टर ब्रूस पोमेरेंज ने 15 अप्रैल 1998 के जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में कहा, हम जो दवाएं लिखते हैं, उनसे हर साल 100,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दवाओं की वजह से 2.1 मिलियन से ज्यादा मरीजों को गंभीर जटिलताएं होती हैं। पोषक तत्वों से ऐसा कोई खतरा नहीं होता। मेरी अगली किताब, जिसका शीर्षक डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन है, जो 2003 में थॉमस नेल्सन इंक द्वारा जारी की जाएगी, में मैं सभी दवाओं के अंतर्निहित खतरों और दवा के संभावित दुष्प्रभावों को निर्धारित करने में होने वाली कमियों के बारे में बताता हूं। वहां आपको प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया से संभावित मृत्यु से बचने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और समझने योग्य दिशानिर्देश मिलेगा। चूंकि उचित रूप से निर्धारित और प्रशासित दवा अमेरिका में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है, इसलिए समय आ गया है कि चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इस प्रमुख स्वास्थ्य संकट का सामना करना शुरू करें। चिकित्सा पेशेवर हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन हम अपने रोगियों को हमारे द्वारा निर्धारित दवाओं से पीड़ित होने या मरने के जोखिम को कम करने में मदद करने के बारे में बात क्यों नहीं करते, जबकि हमारा पेशा मृत्यु के इस महत्वपूर्ण कारण को नजरअंदाज करता है। मुझे ये बहुत ही विडंबनापूर्ण लगता है कि चिकित्सक अपने रोगियों को पूरक आहार लेने से इस आधार पर हतोत्साहित करते रहते हैं कि पूरक आहार उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। पिछले कई सालों में सप्लीमेंट से जुड़ी कुछ ही मौतें रिपोर्ट की गई हैं, और ये ऐसे मामले हैं जिनमें व्यक्तियों ने नियासिन जैसे किसी विशेष पोषक तत्व की इस पुस्तक में सुझाई गई मात्रा से कई गुना ज्यादा मात्रा ले ली है। अन्य रिपोर्ट में बच्चों में सप्लीमेंट्स के आकस्मिक ओवरडोज की बात कही गई है। फिर भी हमें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि यदि बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए तो पोषण संबंधी पूरक विषाक्त हो सकते हैं। आइए अलग अलग पोषक तत्वों के मुख्य विषाक्त प्रभावों पर एक नजर डालें। विटामिन ए। सभी पोषण संबंधी सप्लीमेंट्स में से सीधे विटामिन ए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है।
विटामिन ए विषाक्तता उन वयस्कों में हो सकती है जो लंबे समय तक प्रतिदिन 50,000 यू से ज्यादा लेते हैं। अगर मरीज को लीवर की बीमारी है तो कम खुराक भी विषाक्तता पैदा कर सकती है। विटामिन ए विषाक्तता के लक्षणों में सूखी त्वचा, भांगुर नाखून, बालों का झड़ना, मसूड़े की सूजन, भूख न लगना, मतली, थकान और चिड़चिड़ापन शामिल हैं। बच्चों द्वारा विटामिन ए की एक बड़ी खुराक 100,000 to 300,000 यू का आकस्मिक अंतर्ग्रहण तीव्र विषाक्तता का कारण बन सकता है। यह इंट्राक्रैनियल दबाव में वृद्धि के कारण सिरदर्द, उल्टी और बेहोशी के रूप में प्रकट हो सकता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 2 जनवरी 2002 के अंक में रिपोर्ट किए गए एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि विटामिन ए सामान्य हड्डी के कार्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे कूल्हे के फ्रैक्चर में वृद्धि हो सकती है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान विटामिन ए के पूरक से बचना चाहिए। माना जाता है कि 5,000-10,000 यू जितनी कम खुराक से भी प्रसव के दौरान गर्भावस्था हो सकती है। मैं कभी भी सप्लीमेंट में सीधे विटामिन ए लेने की सलाह नहीं देता। हम केवल बीटा कैरोटीन और मिश्रित कैरोटीनॉइड लेकर शरीर में विटामिन ए की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत सुरक्षित हैं और शरीर जरूरत पड़ने पर बीटा कैरोटीन को बिना किसी विषाक्तता के जोखिम के विटामिन ए में बदल सकता है। बीटा कैरोटीन का कई वर्षों से उच्च खुराक में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसका एक भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है। कुछ व्यक्तियों में त्वचा का पीलापन विकसित हो जाता है जिसे कैरोटेनोडर्मिया कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से घातक है और बीटा कैरोटीन कम करने या बंद करने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। विटामिन ई। हालांकि विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, लेकिन इसका सुरक्षा रिकॉर्ड शानदार है। प्रतिदिन 3,200 यू तक के विटामिन सप्लीमेंटेशन के क्लिनिकल परीक्षणों में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन ई प्लेटलेट एकत्रीकरण को रोकता है और रक्त के थक्कों के जोखिम को उसी तरह कम करता है जैसे एस्पिरिन करता है। विटामिन ई का ये गुण वास्तव में हृदय रोग को कम करने में लाभकारी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि विटामिन ई वास्तव में हृदय रोग वाले रोगियों में एस्पिरिन की प्रभावशीलता को बेहतर बनाता है। विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में भी सुरक्षित है, हालांकि कुछ लोगों को पेट में सूजन, गैस या दस्त का अनुभव हो सकता है। एक समय पर इस बात की चिंता थी कि विटामिन सी की खुराक से गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ये केवल एक नैदानिक परीक्षण में पाया गया था और पिछले 4 समान परीक्षणों ने इस चिंता को पुष्ट नहीं किया। 12. विटामिन डी में विषाक्तता पैदा करने की बहुत अधिक संभावना है। 1500 यू से अधिक खुराक की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिकांश मामलों में मैं प्रतिदिन 800 यू से अधिक खुराक में विटामिन डी के पूरक की सिफारिश नहीं करता। विटामिन डी विषाक्तता कैल्शियम के रक्त स्तर को बढ़ा सकती है, आंतरिक अंगों में कैल्शियम के जमाव का कारण बन सकती है और गुर्दे की पथरी के जोखिम को बढ़ा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हालिया अध्ययनों से पता चला है कि बोस्टन में 93% लोगों में विटामिन डी की कमी है, यहां तक कि मल्टीविटामिन लेने वाले लोगों में भी। अन्य अध्ययनों से अब पता चल रहा है कि विटामिन डी का आरडीए बहुत कम 200 यू है और रोगियों को 5,008,000 IU विटामिन डी लेने की आवश्यकता है, जो फिर से एक इष्टतम स्तर है। ये खुराक अभी भी सुरक्षित सीमा के भीतर मानी जाती है। नियासिन विटामिन B3। नियासिन सप्लीमेंटेशन की उच्च खुराक से त्वचा पर लालिमा, मतली और लीवर को नुकसान हो सकता है। नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि नियासिन युक्त धीमी गति से निकलने वाले उत्पाद त्वचा पर लालिमा के जोखिम को कम कर सकते हैं, लेकिन वे लीवर की क्षति के जोखिम को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए प्राकृतिक तरीके के रूप में नियासिन की उच्च खुराक का उपयोग करते हैं।
नियासिन सप्लीमेंटेशन के फार्मास्यूटिकल स्तरों का उपयोग हमेशा एक चिकित्सक के निर्देशन में किया जाना चाहिए। अध्याय 17 में अनुशंसित नियासिन के स्तर बहुत सुरक्षित सीमा में हैं। नियासिन का उपयोग अब स्टैटिन दवाओं के साथ भी किया जा रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में विशेष रूप से प्रभावी हैं। विटामिन B6 पाइरिडोक्सिन। विटामिन B6 उन कुछ पानी में घुलनशील विटामिनों में से एक है जिनमें विषाक्तता का जोखिम हो सकता है। 2000 मिलीग्राम से अधिक खुराक तंत्रिका विषाक्तता के लक्षण पैदा कर सकती है, लेकिन प्रतिदिन 50 से 100 मिलीग्राम की खुराक लेने वाले लोगों में विषाक्तता के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं आई है। विटामिन B6 की उच्च खुराक का उपयोग करते समय निश्चित रूप से सावधान रहें। फोलिक एसिड। फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अंतर्निहित विटामिन B12 की कमी को छुपा सकता है, इसलिए लोगों को हमेशा फोलिक एसिड के साथ विटामिन B12 सप्लीमेंट लेना चाहिए। हालांकि प्रतिदिन 5 ग्राम तक फोलिक एसिड लेने से कोई गंभीर समस्या नहीं देखी गई है। यह एक और कारण है कि सेलुलर पोषण आपके आहार को पूरक करने का एक सुरक्षित तरीका है। कोलिन। कोलिन को आमतौर पर अच्छी तरह से सहन किया जाता है, हालांकि बहुत अधिक मात्रा 20 ग्राम प्रतिदिन पर यह मछली जैसी गंध पैदा कर सकता है और कुछ मतली, दस्त और पेट दर्द का कारण बन सकता है। कैल्शियम। लोग 2000 मिलीग्राम तक कैल्शियम सप्लीमेंट की खुराक सहन कर लेते हैं। एक समय ऐसा माना जाता था कि कैल्शियम सप्लीमेंट के उच्च स्तर से गुर्दे की पथरी में वृद्धि हो सकती है। हालांकि हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कैल्शियम के उच्च स्तर से वास्तव में गुर्दे की पथरी का जोखिम कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन रोगियों ने कैल्शियम का सबसे अधिक सेवन किया था, उनमें गुर्दे की पथरी का जोखिम सबसे कम था। प्रतिभूमि। 750 mcg से अधिक लाइन सप्लीमेंटेशन थायराइड हाइपोटेंशन को दबा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आयोडीन के अधिक सेवन से त्वचा पर मुहासे जैसे दाने हो सकते हैं। लोहा। पूरक आहार में आयरन, खासकर अकार्बनिक आयरन के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकियों को आमतौर पर भरपूर आयरन मिलता है और इस पोषक तत्व के पूरक से आयरन की अधिकता हो सकती है, जो पुरुषों में हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हुई है। कुछ चिंता है कि आयरन सप्लीमेंट वास्तव में ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ा सकता है। मैंगनीज। पूरक के रूप में लिया जाने वाला मैंगनीज बहुत सुरक्षित है, हालांकि ऐसे लोगों की रिपोर्ट है जो अपने पर्यावरण से मैंगनीज विषाक्तता विकसित करते हैं। यह आमतौर पर उन लोगों में देखा जाता है जो मैंगनीज का खनन करते हैं या पर्यावरण में उच्च स्तर के संपर्क में आते हैं। ये व्यक्ति मतिभ्रम शुरू कर सकते हैं और बहुत चिड़चिड़े हो सकते हैं। 2. मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम बिल्कुल सुरक्षित है, हालांकि 10-15 mcg से ज्यादा का रोजाना सेवन गाउट जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। सेलेनियम। कई नैदानिक परीक्षणों में, जिनमें प्रतिदिन 400-500 मिलीसेंटीग्राम की सीमा में खुराक का उपयोग किया गया, सेलेनियम को सुरक्षित पाया गया है। हालांकि मेरा मानना है कि सेलेनियम अनुपूरण की खुराक प्रतिदिन 300 मिलीसेंटीग्राम से कम होनी चाहिए। सेलेनियम विषाक्तता के लक्षणों में अवसाद, चिड़चिड़ापन, मतली, उल्टी और बालों का झड़ना शामिल है। विटामिन के, विटामिन थियामिन, विटामिन राइबोफ्लेविन, बायोटिन, विटामिन पी के टेथिन, इनोसिटोल, विटामिन क्रोमियम, सिलिकॉन, कॉक10, बोरोन और अल्फा लिपोइक एसिड के पूरक के साथ कोई विषाक्त प्रभाव नहीं जुड़ा है। एक चिकित्सक का बचाव। मुझे यकीन है कि मेरी चिकित्सा शिक्षा आज चिकित्सा का अभ्यास करने वाले अधिकांश चिकित्सकों की शिक्षा से बहुत अलग नहीं थी। मुझे पोषण में कोई औपचारिक चिकित्सा शिक्षा नहीं मिली। यह मेरे मेडिकल स्कूल में अनिवार्य कक्षा नहीं थी। ये चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने अध्याय 1 में उल्लेख किया है, देश भर के कुछ ही मेडिकल स्कूलों में पोषण का कोर्स अभी भी आवश्यक है। लगभग 50% मेडिकल स्कूलों में पोषण में वैकल्पिक पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। हालांकि, जैसा कि मैंने परिचय में उल्लेख किया है,
हाल के अध्ययनों से पता चला है कि स्नातक करने वाले मेडिकल छात्रों में से केवल 6% ने पोषण में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं साहपूर्वक कहूंगा कि जिन छात्रों ने पोषण में पाठ्यक्रम प्राप्त किया है, उन्होंने भी पोषण पूरकता के बारे में अधिक अध्ययन नहीं किया है। ये हमारे चिकित्सा प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु नहीं है। चिकित्सक रोगों के निदान और उपचार के बारे में सीखते हैं। जब तक मैंने पिछले 7 वर्षों में इस विषय पर चिकित्सा साहित्य का अध्ययन नहीं किया, तब तक मेरी राय नहीं बदली। अपने अभ्यास के पहले 23 वर्षों में मैं पोषण संबंधी पूरकों के बारे में अपने ज्ञान और राय के मामले में एक विशिष्ट चिकित्सक था। विटामिनों के बारे में मेरी राय मजबूत और भावनाओं से भरी हुई थी, और मेरे मरीज मुझ पर सच में विश्वास करते थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं एक MD था और हमें स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हम नहीं जानते। चिकित्सक अपनी दवाओं और पोषण संबंधी पूरकों के उपयोग का आधार चिकित्सा साहित्य में बताए गए विश्वसनीय नैदानिक परीक्षणों पर रखते हैं, और पोषण संबंधी पूरकों से जुड़े हर अध्ययन ने महत्वपूर्ण लाभ नहीं दिखाया है। कुछ मामलों में तो उन्होंने वास्तव में संभावित नुकसान भी दिखाया है। सार्वजनिक मीडिया और चिकित्सा साहित्य दोनों ही इन नकारात्मक अध्ययनों का प्रचार करते हैं। जैसा कि मैंने इस अध्याय के परिचय में बताया, जब मैं पोषण पूरकता का प्रशंसक नहीं था, तो मुझे इन नकारात्मक अध्ययनों के बारे में पता था और मैं अक्सर अपने रोगियों को इनका हवाला देता था। उस समय एक नकारात्मक अध्ययन सैकड़ों अच्छी गुणवत्ता वाले अध्ययनों को नकारता हुआ प्रतीत होता था जो पूरकों के स्वास्थ्य लाभों को दर्शाते थे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो चिकित्सा साहित्य पढ़ता है, उसे इसका सामना करना पड़ेगा। इनमें से कई अध्ययनों के बाद मुझे लगता है कि इनमें से कुछ सर्वाधिक प्रचारित अध्ययनों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। पोषण संबंधी पूरकों के खिलाफ मामला। फिनिश अध्ययन। फिनलैंड में आधारित यह अध्ययन संभवतः पोषण पूरकता के मामले में सबसे बेहतरीन अध्ययनों में से एक है। इसमें लगभग 30,000 भारी धूम्रपान करने वालों ने भाग लिया। उन्हें 4 बराबर समूहों में विभाजित किया गया था। समूह 1 को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। समूह 2 को DL अल्फा टोकोफेरॉल सिंथेटिक विटामिन ई दिया गया। समूह 3 को सिंथेटिक बीटा कैरोटीन दिया गया। समूह 4 को DL अल्फा टोकोफेरॉल और बीटा कैरोटीन दोनों दिए गए। समूह ने इन विषयों का 5 से 8 साल की अवधि तक अनुसरण किया। इनमें से अधिकांश धूम्रपान करने वालों ने परीक्षण के दौरान धूम्रपान नहीं छोड़ा। अध्ययन से पता चला कि पूरक प्राप्त करने वाले किसी भी समूह में फेफड़े के कैंसर की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। लेकिन इससे भी अधिक चिंता की बात यह थी कि जो व्यक्ति बीटा कैरोटीन पूरक ले रहे थे, उनमें वास्तव में फेफड़े के कैंसर की घटनाओं में वृद्धि देखी गई। ये जांचकर्ताओं के लिए एक झटका था क्योंकि पहले के कई अध्ययनों ने उन रोगियों में जोखिम कम दिखाया था जिनके आहार या रक्त प्रवाह में विटामिन ई और बीटा कैरोटीन का उच्च स्तर था। कैरेट अध्ययन। इस अध्ययन में वाशिंगटन राज्य में रहने वाले 18,000 धूम्रपान करने वाले और एस्बेस्टस कर्मचारी शामिल थे। इन रोगियों को 15 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन और 25,000 यू सीधे विटामिन ए दिया गया। शोधकर्ताओं ने इन रोगियों पर 4 साल की अवधि में नजर रखी और फिर से उन रोगियों में कैंसर के जोखिम में कोई कमी नहीं आई जो पूरक ले रहे थे। फिर से वास्तव में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए लेने वाले समूह में फेफड़ों के कैंसर की घटनाओं में वृद्धि हुई। चिकित्सकों का स्वास्थ्य अध्ययन। इस अध्ययन में 22,000 से ज्यादा यूएस के स्वस्थ पुरुष चिकित्सकों का अनुसरण किया गया जिन्होंने 12 साल तक हर दूसरे दिन 50 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन या प्लेसबो लिया। फेफड़ों के कैंसर या हृदय रोग के मामले में पूरकता से कोई लाभ या नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा। पोषण संबंधी पूरकों के प्रति चिकित्सकों का पूर्वाग्रह। मेरी प्रतिक्रिया। क्या इन अध्ययनों के निष्कर्ष आपको परेशान कर रहे हैं? पहली नज़र में वे निराशाजनक लगते हैं, लेकिन आइए करीब से देखें। ये सभी अध्ययन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यदि आप धूम्रपान करते हैं या फेफड़ों के कैंसर के विकास के उच्च जोखिम में हैं, तो आपको अकेले बीटा कैरोटीन नहीं लेना चाहिए। मैं अक्सर उन सिद्धांतों की तलाश करता हूं जो चिकित्सा साहित्य में स्पष्ट हो जाते हैं।
यहाँ एक आदर्श उदाहरण है, आपको बहुत अधिक मात्रा में एक भी पोषक तत्व नहीं लेना चाहिए, खासकर यदि आप धूम्रपान करते हैं। बीटा कैरोटीन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट इन स्थितियों में प्रोऑक्सीडेंट बनने की क्षमता रखते हैं। एक प्रोऑक्सीडेंट एक पोषक तत्व है जो वास्तव में आपके द्वारा उत्पादित मुक्त कणों की संख्या में वृद्धि का कारण बन सकता है। पूरक के उपयोग को पूरी तरह से हतोत्साहित करने के बजाय, ये अध्ययन संकेत देते हैं कि धूम्रपान करने वालों के लिए अकेले बीटा कैरोटीन या सिर्फ विटामिन ई के साथ इसका उपयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। इसके अलावा, ये तथ्य कि फिनिश अध्ययन में डीएल अल्फा टोकोफेरॉल सिंथेटिक विटामिन ई का उपयोग किया गया था, मुझे चिंतित करता है। अन्य अध्ययनों से पता चला है कि यह सिंथेटिक विटामिन ई समस्याओं को कम करने के बजाय उन्हें पैदा करता है। इसके बजाय चिकित्सा साहित्य में बताए गए अधिकांश अध्ययनों में डी अल्फा टोकोफेरॉल का उपयोग किया जाता है, जो एक प्राकृतिक विटामिन ई है। मैं पहले ही अपनी चिंता साझा कर चुका हूं कि अधिकांश अध्ययन सिर्फ एक या दो एंटीऑक्सीडेंट के साथ किए जाते हैं। शोधकर्ता जादुई गोली की तलाश में रहते हैं, लेकिन ऑक्सीडेटिव तनाव और यह शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी समझ हमें यह एहसास कराती है कि एक या दो पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना एक इंजन को राइफल से गिराने जैसा है। हमें इस ज्ञात तथ्य पर भी विचार करना चाहिए कि फेफड़ों के कैंसर को विकसित होने में 20 से 30 साल लगते हैं, इसलिए वास्तव में फिनिश अध्ययन शुरू से ही विफल होने के लिए नियत था। ये मरीज भारी धूम्रपान करने वाले थे जो अपने शरीर को जबरदस्त ऑक्सीडेटिव तनाव में डाल रहे थे। इन रोगियों और अध्ययन में शामिल सभी लोगों को सेलुलर पोषण, इष्टतम स्तर पर पूर्ण और संतुलित एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों का पूरक की आवश्यकता थी, न कि जादुई गोलियों की। एक और हालिया अध्ययन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के 29 नवंबर 2001 के अंक में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन ने भी मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया है। सिम्वास्टेटिन, ज़ोकोर और नियासिन अध्ययन में 160 मरीज शामिल थे जिनमें उच्च रक्तचाप की समस्या थी, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और धमनियों के सख्त होने के बारे में जिन्हें एक को सौंपा गया था। 4 समूह एक नियंत्रण समूह था, इसलिए उसे कुछ नहीं दिया गया। समूह 2 को ज़ोकोर और नियासिन दिया गया, समूह 3 को। समूह 4 को ज़ोकोर, नियासिन, विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम और बीटा कैरोटीन दिया गया। एरोटीन 2 ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और वास्तव में हार्ट के कुछ मामूली उलटफेर दिखाए। ग्रोफ उनकी धमनियों। एंटीऑक्सीडेंट समूह ग्रेड ए डुएस अगला सबसे अच्छा सुधार है, लेकिन समूह 4, जिसे ज़ोकोर और एंटीऑक्सीडेंट का संयोजन मिला, उनके एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल में उतनी वृद्धि नहीं देखी गई। ये खोज एक सीमांत खोज थी और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं थी। फिर भी इन सीमांत निष्कर्षों से जो नकारात्मक प्रेस आया है, उसने डॉक्टरों के भारी बहुमत को जल्दी से ये दावा करने के लिए प्रेरित किया है कि उनके पर्चे के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं को लेने से उनकी दवाओं के लाभकारी प्रभाव अवरुद्ध हो गए हैं। चिकित्सक सैकड़ों अध्ययनों को अनदेखा करते हैं जो न केवल हृदय रोग बल्कि सभी पुरानी अपक्षयी बीमारियों के साथ पोषण संबंधी पूरकों के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ दिखाते हैं। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा है, हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं है, बल्कि धमनी की सूजन वाली बीमारी है। इसी अध्ययन ने ये भी दिखाया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ने स्टेटिन दवा लेने वाले समूहों की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट समूह में ऑक्सीकरण के प्रतिरोध में 35% की वृद्धि दिखाए। मीडिया ने इस खोज को नहीं उठाया, न ही उन्होंने इसे पूरी दुनिया के सामने घोषित किया। वे आपको ये भी नहीं बताते कि जो मरीज स्टेटिन दवाएं ले रहे हैं, उनके शरीर में कॉफ-10 का स्तर काफी कम हो जाता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टेटिन दवाएं लेने वाले कुछ मरीजों में मांसपेशियों में दर्द और यहां तक कि मांसपेशियों का विनाश होने का मूल कारण मांसपेशियों में कॉफ-10 का बहुत कम स्तर है। चिकित्सक आमतौर पर पोषण संबंधी पूरकों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में अपने निर्णय को इस तरह के अध्ययन पर आधारित करेंगे। हालांकि वे उन सैकड़ों अध्ययनों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं जो पोषण संबंधी पूरकों के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि स्वतंत्र सोच वाले चिकित्सक इस पुस्तक में मेरे द्वारा बताए गए अध्ययनों पर नजर डालेंगे। मैं चिकित्सकों को खुले विचारों वाला बनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।
संदेहवादी लोगों से बात करें और जांच करें कि वे पोषण संबंधी पूरकों के माध्यम से अपने रोगियों को क्या लाभ दे सकते हैं। आरडीए पर निर्भर रहने या एक समय में एक विटामिन के साथ ऑक्सीडेटिव तनाव पर हमला करने की कोशिश करने के बजाय, हमें ये सीखना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव तनाव की अंतर्निहित समस्या से निपटने के लिए सेलुलर पोषण सबसे अच्छा तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ऑक्सीडेटिव तनाव की समग्र अवधारणा को ध्यान में रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि मरीज अपने शरीर की प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली का निर्माण करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका परिणाम हमेशा के लिए जीवन में बदलाव से कम नहीं है, बेहतर के लिए।